नमस्कार मित्रों, मैं शरद चंद्र त्रिपाठी तुभ्यम की टू सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो मेरा आया हुआ था वो सीटेट से संबंधित था। आज मैं जो नया वीडियो लेके आया हूं वो हम लोगों का जो बाल मनोविज्ञान टॉपिक है, तो बाल मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान का एक परिचय है उससे संबंधित होगा। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बचपन होता है वो हमेशा किसी न किसी मायने में बहुत ही यादगार होता है। यादगार के साथ साथ बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है हमारे जीवन के लिए। जब कभी हम मित्रों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बचपन की बातें शुरू हो जाती हैं तो हम लोग बहुत ही सहज भाव से एक आनंद में डूब जाते हैं। साथ ही साथ बचपन हमारे जीवन का एक आधार होता है, अर्थात बाल्यकाल जो होता है वो अगर हमारा सही से सही निर्देशन के अंतर्गत अगर हुआ तो हमारा जो जीवन है वो एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। इसीलिए बाल्यावस्था या फिर कहें बाल्यकाल यानी बचपन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसको संवारने के लिए हमारे जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुआ करते हैं उन्होंने बचपन पे विशेष ध्यान दिया। जैसे कि अगर हम फ्रायड की बात करें तो वे कह गए थे कि बालक को जो बनना है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में वो बन जाता है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक है वे बचपन को समझने के लिए बचपन को कैसे हम लोग सही ढंग से उसको एक मूर्त रूप देते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, इन सारी चीजों को करने के लिए बाल मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट लेके आए, जो कि हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। बाल मनोविज्ञान अगर सीटेट की बात करें तो उसमें पूरा कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन आता है बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान से, तथा जो टेट यूपी टेट की परीक्षाएं हैं उसमें भी करीब करीब मान लीजिए आप आधा यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन उससे भी आते हैं, तथा जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें भी एक महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है बाल मनोविज्ञान। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बाल मनोविज्ञान। तो अगर बाल मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो इसमें 2 शब्द सामने निकल के आते हैं। पहला शब्द जो है आपका वो है बाल, दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला शब्द है बाल और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। बाल शब्द का जो अर्थ होता है वो सामान्यतः आप बालक से लगा सकते हैं, बालक, तथा दूसरा जो मनोविज्ञान शब्द है आज हम लोग इसी की विस्तृत चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान शब्द की जो चर्चा करेंगे आपको लगता होगा कि ये टॉपिक क्यों लेके आ गए, इससे तो प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन आप जान ले इससे भी प्रश्न बनता है। हम आगामी जो अभी चीजें बताने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस तरह तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं मनोविज्ञान एक परिचय के रूप में। मनोविज्ञान को शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है मानव को समझना। ये आप हमेशा, और यही उद्देश्य हमेशा से रहता आया है, अर्थात मानव को समझना, तो मानव के बाल्यकाल को समझना अर्थात बालक को समझना। तथा मनोविज्ञान की अगर हम परिभाषा की बात करें तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो कहा जा सकता है कि अभी उभरता हुआ विषय है। इसमें बहुत ढेर सारी बदलाव आए हुए हैं। तो अगर हम जब तक इन सारे बदलाव को नहीं जानेंगे तब तक मनोविज्ञान की क्या एग्जैक्ट परिभाषा है वो सारी चीजें हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो मनोविज्ञान के इस विकास क्रम को आइए हम लोग देखते हैं। मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात अगर करें तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र से कैसे हुई है इस चीज को आइए जानते हैं। दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो उसमें आत्मा परमात्मा की बात की गई है, आत्मा परमात्मा की बात की गई है, अर्थात उसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो ये था कि मोक्ष की प्राप्ति।
तो शुरुआती दौर में जो हमारे बहुत सारे दर्शन शास्त्री हुआ करते थे, हमारे भारतीय दर्शन शास्त्री है या फिर पाश्चात्य सभ्यता के दर्शन शास्त्री, वे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्री वे मानव की जो समस्याएं होती थी उनको हल करने का प्रयास किया करते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य था वो ये था कि मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं मानव के अंदर होती थी कि जो व्यवहारिक रूप से दूर करना ज्यादा जरूरी था। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है और वो अपने अंदर सुधार लाना चाहता है, अपनी आदतों को सुधारना चाहता है, तो वो कैसे करे। कोई व्यक्ति डाकू है, कोई व्यक्ति खराब है, तो वो क्यों खराब है, ये भी एक सवाल था। जो बड़े 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 दर्शन शास्त्री हुआ करते थे उनके पास ये भी एक सवाल जाते थे कि वो क्यों ऐसा है, कोई चोर है तो क्यों ऐसा है, उनमें सुधार लाया जाए तो क्यों ऐसा लाया जाए। तो इसका सीधा मतलब ये निकला कि मानव को कैसे समझा जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हम लोगों के जो भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएगा कि रत्नाकर नाम का जो डाकू था वो कैसे जो है एक महर्षि बन गया, महर्षि वाल्मीकि के नाम से। आपने बचपन में जो है उंगली मार डाकू की कहानी पढ़ी होगी, जो बुद्ध के उपदेशों से, उनके दिए गए ज्ञान से किस प्रकार परिवर्तित हो गया वो। तो ये सारी समस्याएं उस वक्त भी थी। तो उस वक्त पाश्चात्य सभ्यता की, पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो उसमें एक जो प्रमुख दर्शन शास्त्री थे अरस्तु। अरस्तु थे ये यूनान के। इनके सामने भी लोग ये सारी समस्याएं लेके जाया करते थे कि ये जो मानव संबंधित समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो अरस्तु ने ये बताया कि जो दर्शन शास्त्र का जो उद्देश्य है, दर्शन शास्त्र का क्या उद्देश्य था? आत्मा परमात्मा के मिलन से मोक्ष की प्राप्ति, यही था दर्शन शास्त्र का जो उद्देश्य था। तो अरस्तु ने यह सुझाव दिया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति तो करनी ही है, लेकिन हमें मानव को समझना है, हमें मानव को समझना चाहिए। और मानव को समझने के लिए उस समय आपको पता होगा कि आत्मा सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द था, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे जो भारतीय दर्शन है उसमें भी आत्मा का जो मतलब अगर भारत की बात करें हम, तो भारत में जो सबसे महान दार्शनिक हुए वो भगवान श्री कृष्ण हुए। उनसे बड़ा दार्शनिक आज तक पृथ्वी पे नहीं कोई है, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने जो अपनी गीता के उपदेश दिए हैं उसमें कई जगह आत्मा का जिक्र किया है उन्होंने। तो आत्मा शब्द जो है तब उस समय में यह माना जाता था कि जो हमारी शरीर है जो संचालित होती है वो आत्मा के ही थ्रू संचालित होती है, और जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे शरीर में जो भी चीजें संचालित होती हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, हम जो कुछ करते हैं वो आत्मा से प्रेरित होकर करते हैं। जैसे कोई अगर खराब व्यक्ति है तो उसको लोग कहते हैं वो दुरात्मा है, यानी कि उसका जो आत्मा है वो पवित्र नहीं है। कोई अगर पादरी है वहां के अगर बात करें, या फिर कोई पुजारी है तो लोग कहते हैं वो शुद्ध आत्मा है, यानी कि उनकी आत्मा शुद्ध है। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये था कि पूरा सेंटर ऑफ पॉइंट क्या थी? आत्मा थी। तो अरस्तु ने कहा कि अगर हमें मानव को समझना है तो हमें आत्मा को समझना पड़ेगा। और इस प्रकार जो है वे एक साइंस लेके आए, या फिर कहे एक विज्ञान लेके आए, जिसे उस समय कहा गया अंतःकरण। अंतःकरण कहा गया उस समय। इसको क्या कहा गया? अंतःकरण, या अंतःकरण का विज्ञान कहा गया। अंतःकरण या अंतःकरण के विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मित्रों, हम अंतःकरण की बात करते हैं। यहाँ पे अंतःकरण की शुरुआत हुई जब अरस्तु ने कहा कि हमें जो है मानव को समझना है, और मानव को समझना है तो हमें आत्मा को समझना होगी। तो इसके बाद उन्होंने अंतःकरण की शुरुआत की, और अंतःकरण के अंतर्गत ये होता था कि हमें आत्मा का अध्ययन करना था। अब आत्मा का जब अध्ययन करना है तो अब बताइए आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? अब ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया कि आत्मा क्या है। तो अगर मित्रों हम आत्मा की बात करें अपने भारतीय
दर्शन के अंतर्गत। तो जैसा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया ही है यहाँ पे, और उनके गीता में एक श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयत मारुतः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आत्मा वह चीज है जिसको न तो कोई शस्त्र छेद सकता है, न तो उसको कोई आग जला सकती है, न उसको पानी जो है भिगो सकता है, और न ही उसको वायु उड़ा सकता है। अर्थात आत्मा एक अमूर्त रूप है जिसको न तो देखा जा सकता है, न तो उसको छुआ जा सकता है, न तो उसका कोई रूप है, न तो उसका कोई रंग है। लेकिन फिर भी हमें कुछ बताना है कि आत्मा है क्या। तो आप ये जानिए कि उस समय यही माना जाता था कि आत्मा एक ऐसी ऊर्जा पुंज है जिससे हमारा शरीर जो है संचालित होता है, और यदि हम शरीर त्याग दें अपना तो आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो ये हो गई आत्मा की बात। अब मित्र देखा जाए हमें तो अरस्तु ने बताया कि इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्ति होती है, वो सारी प्राप्त ज्ञान आत्मा में या आत्मा के में ही जाता है और आत्मा के द्वारा शरीर संचालित होती है। और इस प्रकार जो है, चूंकि आत्मा ही यहाँ पे केंद्र विषय वस्तु था, तो इसको जो है आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसको कहा गया? आत्मकरण को, अंतःकरण को आत्मा का विज्ञान कहा गया यहाँ पे। फिर एक मनोवैज्ञानिक थे केलर ने अपने पुस्तक साइकोलॉजी में कहा कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। क्या है? दर्शन शास्त्र तथा मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अर्थात केलर ने यह माना कि मनोविज्ञान की जननी है जो वो है दर्शन शास्त्र, तथा मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? ये दर्शन शास्त्र क्या है? ये है जननी है, और जनक क्या है? ये है अरस्तु। अब यहां पे आप देखे होंगे, ये जो अरस्तु है वो शुरुआत किए अंतःकरण का, और इनका समर्थन किए प्लेटो, जो कि अरस्तु के शिष्य थे। डेकार्टे और रुडोल्फ गाइकिल, ये वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने इस आत्मा के विज्ञान का समर्थन किया। रुडोल्फ गाइकिल ने सन 1590 में एक पुस्तक लिखे, साइकोलॉजिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा साइकोलॉजिया, जिसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख हुआ। इसमें साइकोलॉजिया में ये कौन लिखा? ये लिखे रुडोल्फ गाइकिल जी ने लिखा इसको, जिसमें सर्वप्रथम कौन से शब्द का उल्लेख हुआ? मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख हुआ। तथा इसके बाद के एक वैज्ञानिक थे गैरिट ने मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग था वो था साइकी, और दूसरा जो भाग था वो था
लोगस, लोगस। मित्रों ये कौन किया इसका डिवीजन? गैरिट, गैरिट जी ने किया, गैरिट ने किया। और गैरिट ने बताया कि साइकी जो है ये यूनानी भाषा, यूनानी भाषा अर्थात ग्रीक की भाषा, यूनानी या फिर ग्रीक। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये लैटिन भाषा नहीं है, ये लैटिन नहीं है, ये यूनानी और ग्रीक की भाषा है, साइकी और लोगस। और गैरिट ने बताया, यहां ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा ये प्रश्न भी आता है। गैरिट ने बताया साइकी का अर्थ उन्होंने बताया आत्मा, आत्मा, और लोगस का अर्थ उन्होंने बताया अध्ययन करना, अध्ययन करना। और इस प्रकार जो है, इस प्रकार इसका नाम हो गया आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करना, और इस प्रकार इसका नाम हो गया आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करना या फिर आत्मा का विज्ञान। इस प्रकार इसका नाम हो गया आत्मा का विज्ञान। अर्थात यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, गैरिट ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या की। इन्होंने इसको दो भागों में विभाजित किया। पहला जो शब्द था वो था साइकी, दूसरा जो शब्द है वो है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, और इस प्रकार ये आत्मा का विज्ञान हो गया। अर्थात आत्मा के विज्ञान में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो साइकोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है। तो मित्रों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो साइकोलॉजी है ये इंग्लिश भाषा का है, इंग्लिश भाषा का ये शब्द है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको मिल जाएंगी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ये जो पुस्तक है 1590 में लिखा गया है साइकोलॉजिया रुडोल्फ गाइकिल द्वारा, और ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है। ये मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ है, ये मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ है ये मनोविज्ञान का। तो ये हो गया आत्मा का विज्ञान। इसको 16वीं शताब्दी में इस थ्योरी को नकार दिया गया, इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मित्रों यहाँ पे आप देखे होंगे विज्ञान शब्द आ रहा है, और विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। आप देखे होंगे कहीं ना कहीं विज्ञान में ये होता है कि अगर कोई थ्योरी आती है तो उससे संबंधित चीजें एक्सपेरिमेंटल भी होनी चाहिए। अर्थात अगर हम किसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल नहीं प्रूफ कर रहे हैं तो वहां पे साइंस जो है उसको नहीं माना जा सकता है। अर्थात जिसपे हम प्रयोग कर सके, जो मूर्त हो, जो दिखाई देता हो, जिसको हम जान सके, समझ सके, छू सके, नहीं भी छू सके लेकिन जिसको समझ सके, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखे, अर्थात जो मूर्त हो, वो विज्ञान से संबंधित हो सकता है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। और हम एक संस्कृत के श्लोक के द्वारा भी आपको बता चुके हैं कि आत्मा जो है न तो उसको जो है कोई शस्त्र मार सकता है, न तो उसको वायु बहा सकता है, न तो उसको पानी गीला कर सकता है। अर्थात आत्मा क्या है इसको परिभाषित करना अत्यंत कठिन था। और इस प्रकार 16वीं शताब्दी में जो है हम ये आत्मा का विज्ञान की जो थ्योरी थी उसको नकार दी गई, इस परिभाषा को उसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर मित्रों आगे हम बढ़ते हैं कि एक फिर नई, तो मित्रों पहला जो विज्ञान मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में आया वो था आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। उस तत्पश्चात पंपेलोजी जो कि एक इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे, वे एक कॉन्सेप्ट लेके आए, जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान हमारे शरीर को मिलता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, वो ज्ञान मस्तिष्क को मिलता है। मस्तिष्क शब्द का हम यहाँ प्रयोग किए हैं क्योंकि ये पाश्चात्य, जैसे देखिए हमारे वहाँ मन और जो पश्चिमी सभ्यता या फिर पश्चिमी दर्शन थे उसमें मस्तिष्क दोनों को सेम माना जाता है। मन
और मस्तिष्क। यहां समझने वाली बात यह है, हम पहले बता दें कि मन क्या होता है और मस्तिष्क क्या होता है। मन अर्थात जैसे अगर आप कंप्यूटर देख रहे हैं तो कंप्यूटर में दो चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या, उसका जो कल पुर्जे हैं, ठीक। और सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जो उसके अंदर प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अर्थात आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर फॉलो कर रहा है, तो वो जिसके थ्रू फॉलो कर रहा है वो होता है सॉफ्टवेयर। तो उसी तरह हम अपने दिमाग की बात करें तो पूर्णतः जो है हमारा दिमाग जो हार्डवेयर है उसको कभी कभी हम लोग मस्तिष्क समझ लेते हैं। तो यहाँ वो चीज मत समझिएगा, यहाँ जो भी बात होगी वो आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर की बात होगी, अर्थात मन की बात होगी, ठीक है। तो पंपनोजी ने क्या कहा, पंपनोजी ने कहा कि ज्ञानेंद्रियां जो भी ज्ञान देती हैं, ज्ञानेंद्रियां जो भी ज्ञान देती हैं वो सारे ज्ञान हमारे कहाँ जाते हैं, मन या मस्तिष्क में जाते हैं, ठीक, मन या मस्तिष्क में जाते हैं। और हमारे शरीर का संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो बात तो इनकी सही थी, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है, मन या मस्तिष्क के द्वारा होता है। और इस प्रकार इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह है जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाए, अर्थात मन या मस्तिष्क का अध्ययन करते हुए मानव का अध्ययन किया जाए। ये कौन कहे, ये पंपनोजी ने कहे। और इन्हीं को जो है मन या मस्तिष्क के विज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए वो कौन लेके आए, पंपनोजी, जो कि इटली के थे। और इनका समर्थन कौन कौन किया, इनका समर्थन जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमसन रीड, ये वैज्ञानिकों ने, इन वैज्ञानिकों ने किया। तो मन को आप समझ लीजिए एक बार फिर से। मन अर्थात ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी विचार अपने दिमाग में ले आते हैं एकाएक, जैसे कि हम कहीं हैं, कहीं घूमने चले गए, अरे वहां इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, हमारे दिमाग में हो रही हैं, ठीक। अब जैसे हम ये कहें कि ये मार्कर है, ये व्हाइट कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये सारे विचार कहाँ आ रहे हैं, हमारे मन में आ रहे हैं, ठीक है। तो दिमाग का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको मन कहा जा सकता है, ठीक है। तो पंपनोजी ने कहा कि ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, क्या, मनोविज्ञान। अब मन को अगर एनालाइज की बात करें या इसके एनालिसिस की बात करें तो सिगमंड फ्रायड नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, वो मन को एनालाइज किए। कौन, फ्रायड। ये मन को एनालाइज किए और मन को 3 भागों में ये डिवाइड किए। पहला चेतन अवस्था, दूसरा अर्धचेतन अवस्था और तीसरा अचेतन अवस्था। मित्रों, सिगमंड फ्रायड मन का विश्लेषण किए और इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन किए, तथा पंपनोजी ने ही, यहां जगह है, पंपनोजी ने ही पुनः साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया, या फिर कहे पुनः साइकोलॉजी शब्द को डिफाइन किया। इन्होंने भी बताया कि साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से बना है, पहला साइकी और दूसरा लोगस। परंतु पंपनोजी ने साइकी का अर्थ यहाँ पे मन से लगाया और लोगस का अर्थ आपको पता ही है, अध्ययन करना। और इस प्रकार दूसरा जो थ्योरी चली, परिभाषा चली, उसके अंतर्गत मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को कहा गया। मित्रों, 2 चीजें यहाँ पे आप नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला, साइकोलॉजी शब्द को डिस्क्राइब किया गया 2 साइंटिस्टों द्वारा,
पहला गैरिट और दूसरा पंपनौजी। इनके अलावा और कोई भी साइंटिस्ट इस शब्द को इस तरह से तोड़ के डिस्क्राइब नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द परिभाषित किया गया या साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है, तो एक उसके जगह साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ होता है और दिखा रहे आत्मा, मन, फिर चेतना, इनमें से कोई नहीं, या फिर पहला और दूसरा दोनों। तो आपको टिक करना होगा आत्मा और मन दोनों को, क्योंकि गैरिट ने बताया था कि साइकी शब्द का अर्थ आत्मा होता है और पंपनौजी ने बताया कि साइकी शब्द का अर्थ मन होता है। मित्रों, ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि जो समस्या आत्मा के साथ थी वही समस्या मन के भी साथ थी। क्योंकि मन है, मन तो कुछ भी सोच सकता है, आप कुछ देखते हैं, कुछ सोच और लेते हैं, तो ये सारी चीजें आप मूर्त रूप में नहीं प्रकट कर सकते हैं, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, उसका कोई रंग नहीं आप बता सकते हैं, उस पर कौन सी चीजें अप्लाई करें और उसका क्या रिजल्ट आएगा ये आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जो परिकल्पना थी डेफिनेशन देने की, वो भी क्या हो गई, अस्वीकार कर दी गई। उसके बाद एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो आया चेतना से संबंधित। यहाँ पे चेतन या चेतना नाम आप देख ही रहे हैं, जो कि मस्तिष्क से ही संबंधित है। तो आइए उसको देखते हैं। तो मित्रों, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के बाद जो तीसरा परिभाषा के रूप में दिया गया, मनोविज्ञान का परिभाषा देने की कोशिश की गई, वो ये था चेतना या अनुभूति का विज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि मनोविज्ञान का जो नाम है वो होगा चेतना या अनुभूति का विज्ञान। इस कॉन्सेप्ट को लेके आए विलियम वुंट, जो कि जर्मनी के थे। जर्मनी में वुंट जी को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तथा इसके समर्थनकर्ता विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका से थे, जेम्स सली और वाइस, या कहीं कहीं इनका नाम वाइट भी लिखा जाता है, ये चारों वैज्ञानिक थे। विलियम जेम्स जो कि अमेरिका के थे, ये विलियम वुंट के मित्र थे। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ अरस्तु को माना जाता है, इस प्रकार से। तो मित्रों, विलियम वुंट ने बताया कि अगर मनुष्य को या मानव को समझना है तो उसकी चेतना को समझना पड़ेगा। अब यहाँ एक शब्द आया चेतना। चेतना, चेतना अर्थात चेतना है क्या? इसके पहले एक बार चेतना आप देख चुके हैं, फ्रायड जी ने बताया था, वो मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताए थे, पहला चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो आपको जानना है चेतना क्या है। मित्रों, जैसे अगर कोई बालक या आप ही हैं किसी वस्तु को देखते हैं, तो जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या एक विचार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विचार। जब आपके मन में विचार उत्पन्न होता है या आंतरिक विचार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भावना। जैसे ही आप एक झटके में कोई वस्तु देखे और आपके दिमाग में कोई विचार उत्पन्न हुआ, तो उसको क्या कहा गया? भावना। लेकिन आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो गया और आप उसकी अनुभूति कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है संवेदना। क्या कहा जाता है? संवेदना। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे अंतर हैं इन चीजों में। विचार उत्पन्न हुआ, भावना, और विचार उत्पन्न होने के बाद जो आप अनुभूति किए किसी चीज को, तो वो हो गया संवेदना। इसी प्रकार जब हमारे मस्तिष्क में जो कोई भी विचारधाराएं जन्म ले और वो बाहर ना निकले, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी क्रिया के प्रति, कोई भी चीज अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बार हाथी का चित्र दिखा दिया गया, ठीक, और उस चित्र को दिखा के हटा दिया गया, फिर अगर मैं अपने मुंह से हाथी शब्द बोल दूं, तो आपके दिमाग में जो मैं चित्र दिखाया हूं पहली बार हाथी का, वही चित्र तुरंत आपके दिमाग में बन जाएगा। तो क्या हुआ? आप हाथी का चित्र देखे थे और वो चित्र हालांकि हटा दिया गया है, फिर भी आप उसको देखने के बाद तुरंत जो आपके दिमाग में उसका एक प्रतिबिंब, छाया प्रति बन जाता है। आप उसके बारे में कुछ सोचने लगते हैं। अगर आप उस हाथी के बारे में कुछ जानते हैं, नॉलेज रखते हैं,
तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। इसी चीजों को, इसी का नाम दिया गया, क्या दिया गया? चेतना। अर्थात हमारे दिमाग में जो भी विचारधाराएं उत्पन्न होती है आंतरिक रूप से, मैं यहाँ पे आंतरिक रूप की बात कर रहा हूं, हमारे दिमाग में जो भी विचारधाराएं आंतरिक रूप से उत्पन्न होती हैं, इन सारी विचारधाराओं को क्या कहा गया? चेतना। अर्थात जब हम किसी वस्तु को देखें, किसी थ्योरी को पढ़े, किसी चीज को अनुभव किए, तो एक विचारधाराएं उत्पन्न हुई, वो विचारधारा क्या हो गई? चेतना। और इस प्रकार विलियम वुंट ने कहा कि चेतना जो होती है वो मूर्त अवस्था में होती है। चेतना होती है वो मूर्त अवस्था में होती है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अमूर्त था, लेकिन विलियम वुंट ने बताया कि चेतना क्या है? ये मूर्त होती है। और इस मूर्त अवस्था पे वो क्या किए? प्रयोग करने की कोशिश की है। कौन? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने प्रयोग करने की कोशिश की और 1879 में जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कब? 1879 में जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। और इस प्रयोगशाला का एकमात्र उद्देश्य यह था कि चेतना से संबंधित प्रयोग करना, चेतना से संबंधित प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि चेतना को विलियम वुंट ने मूर्त बताया था और चेतना से संबंधित प्रयोग करने के लिए जर्मनी के लिप्जिंग नामक एक स्थान है, वहां पे इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और वहां उस स्थान पे एक विश्वविद्यालय था जो कि पहले लिप्जिंग नाम से ही था, अब उसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा गया है। उसमें जो है प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। अब देखिए, चेतना पे हमको प्रयोग करना है, तो अगर हमें किसी वस्तु या फिर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को करना होता है तो एक सिद्धांत या किसी विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए विलियम वुंट ने एक विधि बनाई, अंतर्दृष्टि विधि। और इसी विधि द्वारा विलियम वुंट चेतना पे क्या करना शुरू किया? प्रयोग करना शुरू किया। और विलियम वुंट की ही मदद से 1880 में, हाँ मित्रों, इन्हीं के इन सारे योगदान से 1880 में पहली बार मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान मिली। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान, वो स्वतंत्र नहीं था। वो किससे जुड़ा हुआ था? वो दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था। लेकिन इन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1818 में पहली बार मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। अब आप एक चीज ये देख रहे होंगे, पहले जो चीजें थी आप अमूर्त पे कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मूर्त की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। और आप ये जानते होंगे कि जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है या फिर किया जाता रहा है वो भौतिक विज्ञान पे किया जाता रहा है। अर्थात आप दर्शन से भौतिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आप दर्शन से भौतिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और मित्रों, चूंकि विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान को एक अलग पहचान दिलवाई, एक अलग विषय के रूप में इसका कद निर्धारित किया, इसीलिए विलियम वुंट को ही, हाँ मित्रों, विलियम वुंट को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हीं को जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इस प्रकार चेतना
या चेतना की अनुभूति का जो विज्ञान है वो एक प्रयोगशाला में धीरे धीरे आया। हालांकि मित्रों ये काफ़ी चीज़ों को इस पे एक्सपेरिमेंट भी हुआ, काफ़ी सारे इस पे तथ्य भी आए, कई संप्रदाय भी बने, लेकिन धीरे धीरे इसको भी नकार दिया गया। हाँ मित्रों, चेतना या चेतना के विज्ञान को भी नकार दिया गया। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये तो अब एक्सपेरिमेंट भी करने लगे हैं, मूर्त रूप भी दे दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देखे होंगे जो चेतना है वो आंतरिक रूप होता है, हमारे मस्तिष्क का एक आंतरिक रूप होता है। हालांकि आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक हाथी का फोटो दिखाए, उसके बाद हटा दिए, फिर पूछे आपने के दिमाग में क्या क्या आ रही है। तो इस प्रकार से करके कई सारे जो है अंतर्दृष्टि विधि से हम एक्सपेरिमेंट तो कर सकते थे, लेकिन चेतना एक आंतरिक गुण कहा जा सकता है या आंतरिक सोच थी। और हमें क्या देखना था? हमें ये देखना था मानव को समझना है। तो क्या मानव को समझना है तो हम किसी एक व्यक्ति के चेतना से समझ सकते हैं? हम क्या सोच रहे हैं ये केवल हम ही जान सकते हैं, या फिर अगर हम बताएं तो आप जान सकते हैं। अगर हम मान लीजिए चुप हो गए, नहीं कुछ बोले, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हम किस व्यवहार के व्यक्ति हैं, हमारा कैसा व्यक्तित्व है, हम क्रोधी हैं, शांत स्वभाव के हैं, किस स्वभाव के हैं। हमारे स्वभाव को आप नहीं जान सकते, तो आप मेरा अध्ययन कैसे कर पाएंगे? अर्थात मात्र चेतना से मानव का अध्ययन संभव नहीं था, क्योंकि अगर हम क्या सोच रहे हैं ये मात्र हम जान सकते हैं। और इस प्रकार ये चेतना की अनुभूति का विज्ञान धीरे धीरे नकार दिया गया। तो इसके बाद जो सबसे लास्ट डेफिनेशन आया, जो सबसे लास्ट विकास क्रम हुआ मनोविज्ञान का, वो मित्रों जो चौथा मनोविज्ञान का विकास क्रम में जो सबसे लास्ट पॉइंट आया वो आया 19वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। क्यों व्यवहार का विज्ञान आया? अब आपसे यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसके पहले आप पढ़े थे चेतना का विज्ञान। अब आप चेतना के विज्ञान का जो फ्लॉप होने का कारण था वो मात्र यही था कि जो चेतना होती है वो अंतःकरण से संबंधित होती है, अर्थात जो विचारधाराएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में होती है, वो बाहर प्रदर्शित नहीं होती है। तो ये होता है आंतरिक। अब जो व्यक्ति है वो कुछ सोचने के बाद जो क्रियाकलाप करता है वो होता है उसका व्यवहार। अर्थात कोई भी बालक है वो जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है किसी घटनाक्रम के संबंध में, या फिर कोई वस्तु देख के, या फिर जो भी व्यवहार करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है उसे कहा जाता है व्यवहार। और व्यवहार जो होता है वो होता है बाह्य। अर्थात जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं और आप देखें कि एक बहुत ही तेज से आपके साइड कोई गाड़ी आ रही है, आप देखते ही वो गाड़ी जिधर न जाए उधर आप दौड़ने लगेंगे। अर्थात गाड़ी, ये आप सोचेंगे कि गाड़ी जो है हमारी तरफ न आए, तो आप क्या किए? गाड़ी को देखे, ठीक, अर्थात एक उद्दीपक को देखे, और उसके बाद उद्दीपक को देखने के बाद आप क्रिया किए, यानी कि उद्दीपक को देखने के पश्चात जो आप क्रिया किए वही आपका क्या कहलाएगा? व्यवहार कहलाएगा। अर्थात ये व्यवहार की एक परिभाषा भी हो गई यहाँ पे कि उद्दीपन के पश्चात या उद्दीपक के थ्रू, उद्दीपन के पश्चात जो व्यक्ति या मानव क्रिया करता है वही उसका व्यवहार कहलाता है। तो व्यवहार जो होता है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है। अगर कोई बुरा कार्य कर रहा है तो आप देख के उसको कह देंगे कि वो बुरा व्यक्ति है। तो इसलिए जो है, चूंकि व्यवहार बाह्य होता है और इसको देख के किसी मानव को आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए जो सबसे लास्ट 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का डेफिनेशन के तौर पे आया वो आया व्यवहार का विज्ञान। इसको लेके अमेरिकन वैज्ञानिक जेबी वाटसन आए। जेबी वाटसन ने बताया कि अगर हमें मानव का अध्ययन करना है तो हमें मानव व्यवहार का अध्ययन करना होगा। जब तक हम मानव व्यवहार को नहीं अध्ययन करेंगे तब तक मानव को नहीं समझ पाएंगे। और साथ ही साथ मित्रों, मानव व्यवहार पे हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज
नोटिस करने वाली बात है कि क्या ये जो व्यवहार का विज्ञान है ये केवल मानव के लिए है? तो ऐसा नहीं है। ये जो विज्ञान व्यवहार का विज्ञान आया अर्थात मनोविज्ञान आया, वो मानव के लिए नहीं अपितु जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी मान्य होता है, क्योंकि वो भी एक क्रियाकलाप करते हैं। आप पढ़े होंगे अपने बीएड या फिर बीटीसी में या फिर डीएलएड में, डिप्लोमा कोर्सेज में, थार्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, वो किस पे प्रयोग किए थे, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। किन किन जानवरों पे आप प्रयोग किए थे ये भी आप पढ़े होंगे। तो व्यवहार के विज्ञान के जो सबसे बड़े समर्थनकर्ता थे वो स्किनर साहब थे, बीएफ स्किनर। इनका भी सिद्धांत है अधिगम पे, और सारे ढेर सारे सिद्धांत हैं। पावलोव, सीएल हल, विलियम वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल। मित्रों, मैकडूगल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें सबसे पहले व्यवहार शब्द को विलियम मैकडूगल लेके आए थे अपनी पुस्तक में। और उसी पुस्तक में एक बहुत ही टैगलाइन है उनका, जो कि वो चेतना को एक बहुत ही बुरा शब्द बताए थे। मतलब कि चेतना के विज्ञान को अस्वीकार करते हुए मैकडूगल उस चेतना को एक बहुत ही बुरा शब्द बताए थे अपनी पुस्तक में। तो मित्रों, इस प्रकार मनोविज्ञान पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और लास्ट में व्यवहार पे क्या हुआ आया, अर्थात मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। ये था मनोविज्ञान का विकास क्रम। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुडवर्थ ने एक तथ्य रखा सामने। तो विलियम वुडवर्थ के अनुसार, मित्रों, विलियम वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विकास क्रम को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। और विलियम वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपने आत्मा का त्याग किया, तत्पश्चात अपने मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यहां तक जो है हम लोग 4 स्टेप में मनोविज्ञान के विकास के क्रम को देखें। और अभी भी मनोविज्ञान में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। ये एक विकासशील सब्जेक्ट है, विषय है, और अब इसमें बहुत सारे शाखाएं हो गई हैं, बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं। और उसी शाखाओं के अंतर्गत हमारा एक शाखा आता है शिक्षा मनोविज्ञान, और उस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन चूंकि हमारी परीक्षाओं में इससे भी कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमें ये भी पढ़ना और हमें ये भी जानना चाहिए। अब इस विकास क्रम के बाद हम आते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा पे। तो आप अब ये जान ही गए होंगे कि मनोविज्ञान क्या है और पहले क्या था। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान की हमारे जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार मनोविज्ञान की क्या क्या प्रमुख परिभाषाएं हैं। हाँ, तो मित्रों, मनोविज्ञान की अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की, जो कि कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनकी बात करें हम, तो जे.बी. वाटसन, जो कि मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बताए, व्यवहार का विज्ञान बताए, उनके द्वारा कहा गया मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यहाँ धनात्मक जो लिखा गया है, किसी किसी पुस्तक में आप पाएंगे शुद्ध विज्ञान है, ये भी पा सकते हैं। फिर बीएफ स्किनर की बात करें तो उन्होंने बताया मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। अब देखिए, यहाँ व्यवहार भी लिखा है और अनुभव लिखा है। अनुभव कौन कर सकता है? हम व्यवहार के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो व्यवहार का विज्ञान डिस्क्राइब किया गया उसमें पशु पक्षी और जानवरों को भी लिया गया, लेकिन यहाँ जो अनुभव का विज्ञान है ये मात्र मानवों के लिए है। फिर मैकडूगल ने बताया, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये सारी परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यहाँ आपको मैकडूगल
के परिभाषा को याद करना है तो आप 2 शब्द इसमें से याद कर सकते हैं, आय। बाकी देखिए मनोविज्ञान और विज्ञान ये चीजें तो आप समझते ही हैं। अगर आप आय याद किए हुए हैं तो आप मैकडूगल की परिभाषा को आराम से बता सकते हैं। आय का मतलब आचरण और यह का मतलब यथार्थ, अर्थात मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है क्या? मनोविज्ञान। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, यहाँ आप ऊपर लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आप इसको किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं? यहाँ देखिए क्रो एंड क्रो 2 बार आया है और यहाँ पे देखिए मानव और मानव 2 बार आया है। तो आप इस प्रकार रिलेट करके भी जितने डेफिनेशंस हैं जो थोड़े कठिन हैं उनको भी आप याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि याद करने की क्या आवश्यकता है, तो जो मित्र हमारे बीटीसी या बीएड करते हैं उनमें ये जो परिभाषाएं हैं इसका बहुत ही महत्व होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टेट की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं या फिर जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परिभाषाओं से। तो मित्रों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान एक परिचय, अर्थात मनोविज्ञान कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे वो उसका अंत हुआ, और इस प्रकार हम सीख पाए मनोविज्ञान के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान पढ़ा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना कि जो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है वो क्या है, उस पर एक प्रश्न आपके आ सकते हैं। फिर मनोविज्ञान का विभाजन कौन किया, इस प्रकार का भी आप इस पे भी प्रश्न आए हुए हैं गैरिट पे। उसके बाद फिर हम पहुंचे मनोविज्ञान यानी अर्थात मन का अध्ययन, मन का विज्ञान पे। तो इस मनोविज्ञान के फिर हम पहुंचे मनोविज्ञान के मन के विज्ञान पे। तो ये कौन लेके आया, मनोविज्ञान के मन का सिद्धांत या कहें मन का विज्ञान कौन कहा, इस पे भी प्रश्न आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे चेतना के विज्ञान पे भी प्रश्न आए हुए हैं। तत्पश्चात जो प्रथम लैबोरेटरी है, ये सारे भी प्रश्न आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके कम से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं जो अक्सर रिपीट करके आया करते हैं। जैसे अंतर्दृष्टि विधि कौन दिया था, ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो अपने हम जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा वो होगा मनोविज्ञान से शिक्षा शास्त्र या फिर मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान की तरफ कैसे हम आगे बढ़े, क्या क्या इसमें अवधारणाएं आई, कौन कौन से और सारे इसके क्षेत्र आए, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और मित्रों एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसमें कुछ भी जानकारियाँ आपको मिली हुई हो, तो कृपया इसको थोड़ा लाइक करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।